नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली की। बताएंगे दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने कौन सा गजब का कार्ड चल दिया। फिर बताएंगे कैसे महाकुंभ पर अटपटे बयान देने वाले विपक्ष की योगी आदित्यनाथ ने लगाई क्लास। फिर बात होगी कि कैसे केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के लिए झोली खोल दी। फिर बताएंगे क्यों टल गई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर होने वाली सुनवाई। आखिर में बताएंगे निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को कैसे लगा तगड़ा झटका। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। ऐसे में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी बीजेपी ने एक गजब कार्ड चल दिया है। पार्टी ने तय किया है कि समारोह में पीएम मोदी का स्वागत झुग्गी के प्रधानों से कराया जाएगा। इस फैसले के जरिए बीजेपी सभी 250 झुग्गी क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज पहुंचाने की तैयारी में है। बीजेपी पद अधिकारियों की बैठक में ये फैसला लिया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में आम आदमी पार्टी की अच्छी पैठ है। ऐसे में बीजेपी अपने इस नए कदम के जरिए ऐसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सीएम का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी की दोपहर 12:05 पर होगा। समारोह में करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित भेजे जाने की बात कही जा रही है। कोई महाकुंभ को फालतू बता रहा है तो कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहा है, तो किसी का कहना है कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं। विपक्ष ने विरोध करने के चक्कर में अपनी सीमा पार कर दी है। हाल ही में पहले अखिलेश, फिर लालू यादव, उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का महाकुंभ को लेकर विवादित बयान आया, जिस पर योगी आदित्यनाथ जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। सीएम ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, लेकिन संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आप लोग बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे। एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है। सुनिए। मुझे अफसोस होता है आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की। और ये गारंटी उपचुनाव में दे दिया है। एक उपचुनाव दे चुका हो, ठीक ही बात है, फिर पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा। ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों की झोली भर दी है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ के तहत 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। 2024 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को ये रकम मिलेगी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 से 2025 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने वायनाड जिले के चुरलमाला और मुंडक्कई के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 16 परियोजनाओं के लिए 529.50 करोड़ रुपए की विशेष सहायता को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग 31 मार्च तक किया जाना है। सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 608 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपए,
उड़ीसा के लिए 255.24 करोड़ रुपए, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाल लिया है। हालांकि सरकार और विपक्ष के बीच देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विवाद शुरू हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। वह इस मामले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद का इतिहास भी खंगालना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आज देश में संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध हैं। पहले कांग्रेस के ज़माने में उनकी मनमर्जी से इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होती थी, कोई एक्ट नहीं था। राहुल गांधी जी की असहमति के बावजूद बहुमत से लिया गया निर्णय है और कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस को खुद का इतिहास भी खंगालना चाहिए। 1996 में एमएस गिल कांग्रेस के कार्यकाल में इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए और 2001 तक का उनका जो कार्यकाल था, इस दौरान उन्होंने क्या मदद कांग्रेस को की या कांग्रेस ने क्या कुछ हासिल किया। उसके बाद उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दी गई, राज्यसभा के लिए उन्हें नामांकित किया गया और फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाया गया। इसलिए कम से कम कांग्रेस ऐसे सवालों पर कुछ नहीं बोले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देश में संविधान है जो कांग्रेस की दृष्टि में हो सकता है नहीं हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि संविधान सर्वोपरि है और उसके वर्णित प्रावधानों का पालन हर बड़े फैसले में किया जाता रहा है। ये बौखलाहट और हताशा में कांग्रेस के नेताओं के सुर बिगड़ रहे हैं। ऐसे बयान किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं दिए जा सकते हैं। ये घोर अपमानजनक है। राजनीतिक तौर पर हमारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन मायावती जी जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अनेक अवसरों पर मुख्यमंत्री बनी, एक बड़ा आधार उन्होंने इस देश में अपनी पार्टी के लिए बनाने का काम किया और चूंकि कांग्रेस का आधार उन्होंने छीना, इसलिए अब गला घोटने जैसी बातें, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। इसकी कठोरतम शब्दों में पूरे देश को भर्त्सना करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के एक दिन बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आधी रात को नए सीईसी का चयन करने का निर्णय लेना अपमानजनक और असभ्यता और समिति की संरचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि आज चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालात ये हो गए कि प्रत्याशी ढूंढने वाले ही भाजपाई हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के महज अगले ही दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2 बार मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके पार्टी के जिला संयोजक तरलोचन सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक खुराना ने अपनी टीम के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। साथ ही दोनों ने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप भी जड़े। इससे कांग्रेस की अंदरूनी फूट और संगठन की कमी का असर खुलकर सामने आता दिखाई दिया। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम नायब सिंह सैनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो स्तंभ थे, आज सबने करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन किया है। मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। और अब ये करनाल ने साबित कर दिया है कि 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, रेणुबाला गुप्ता सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके करनाल के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगी। ये 3 टायर सरकार, ये तीसरा इंजन भी करनाल के लोगों ने तय कर दिया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी
देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।